बूझी शमع भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, बात करने वाले हैं 10 जनवरी 2019 से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। चाहे वो आपकी पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, पुरस्कार हो, सम्मान, इकोनॉमिक्स, किसी भी सेक्टर से रिलेटेड हो, सभी के बारे में अपन एक एक करके बात करेंगे। आज मैंने वन लाइनर्स क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज है वो शुरू की है। उसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनेंगे वो मैं आपको साथ में बताता हुआ चलूंगा, तो आप उन्हें भी नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण है वो कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो देखिए कहाँ पर प्रारंभ हुआ है, पुणे के अंतर्गत प्रारंभ हुआ है। और पुणे आपका कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। खेल मंत्री जो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, उन्होंने महाराष्ट्र के पुणे में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। और ये जो दूसरा संस्करण है वो कब तक चलेगा? 20 जनवरी 2019 तक ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का संस्करण है वो चलने वाला है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के विभिन्न राज्यों से 9,000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे और 18 प्रकार के अलग अलग खेल होंगे जिसमें ये खिलाड़ी हैं वो भाग लेंगे। मुंबई में सोमवार को लड़कों के हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ है वो पहले ही हो चुका है। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं उसके अंतर्गत भारत में राष्ट्रीय स्तर के बहुआयामी जनसाधारण खेल है जो दो श्रेणियों में होते हैं। एक तो होता है अंडर 17, ये स्कूली छात्रों में होता है, और एक होता है अंडर 21, ये कॉलेज के छात्रों में आयोजित किए जाते हैं। तो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं जिसका दूसरा संस्करण पुणे महाराष्ट्र के अंतर्गत शुरू हो गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने विजयी भारतीय टीम के खिलाड़ियों के लिए कितने नगद रुपए देने की घोषणा की है? तो कितने नगद रुपए देने की घोषणा की है? प्रति मैच 15 लाख रुपए देने की घोषणा की है। दरअसल बीसीसीआई ने जो विजय भारतीय टीम है उसके खिलाड़ियों के लिए नगद पुरस्कारों की घोषणा की है। बीसीसीआई का मतलब होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो इसकी फुल फॉर्म होती है, वो भी आप ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछी जा सकती है। दरअसल भारतीय जो खिलाड़ी हैं उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई धरती के ऊपर भारत की पहली जो टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला है वो जीतने वाली 11 खिलाड़ियों में से प्रत्येक खिलाड़ी को प्रति मैच 15 लाख रुपए देने के पुरस्कारों की घोषणा की है। इसके अलावा जो मतलब प्रत्येक कोच हैं उनको 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये भी आप ध्यान में रखना। बीसीसीआई ने सभी जो आरक्षित खिलाड़ी के साथ साथ में जो सहायक कर्मचारी है जो साथ गए थे उनको भी 7 लाख रुपए देने की घोषणा की है, सॉरी 7.5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा ने संविधान का कौन सा संशोधन विधेयक है वो पारित किया है? तो देखिए कौन सा किया है, 124वां संविधान विधेयक 2019 है वो पारित किया है। लोकसभा ने सामान्य श्रेणी में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए 124वां संविधान विधेयक 2019 पारित किया है। यह जो विधेयक है वो EWS को प्रत्येक भर्तियों और उच्च शिक्षक जो संस्थान है उसमें प्रवेश के लिए आरक्षण की सुविधा प्रदान करता है। ये जो आरक्षण है वो SC ST और OBC के लिए मौजूदा जो कोटा है उसमें परिवर्तित किए बिना दिया जाएगा। तो ये भी आप ध्यान में रखना, ये एक सोचने वाली बात है कि मतलब SC ST OBC को जो आरक्षण प्राप्त है उसमें कोई भी परिवर्तित नहीं किया जाएगा। उसके अलावा जो मतलब सामान्य श्रेणी के जो कैंडिडेट है उनको ये 10% आरक्षण है वो दिया जाएगा। 124वां संविधान विधेयक 2019 है वो पारित हुआ है। ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम ये 100% पूछा जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में DRDO को कौन सा अवार्ड है वो प्रदान किया गया है? तो कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया है? एग्जीबिटर अवार्ड ऑफ द ईयर, एग्जीबिटर ऑफ द ईयर अवार्ड है वो प्रदान किया गया। देखिए DRDO का मतलब क्या होता है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन होता है DRDO का मतलब। मंडप में पंजाब में आयोजित जो 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस है उसमें एग्जीबिटर ऑफ द ईयर अवार्ड इसको मिला है। देखिए 3 जनवरी 2019 को जो VP सिंह बदनौर है पंजाब के राज्यपाल और जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके द्वारा DRDO में मंडप का उद्घाटन किया गया है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। देखिए DRDO के द्वारा जो प्रदर्शित उत्पाद होते हैं और जो प्रौद्योगिकी होती है उनमें भी इन्होंने रुचि ली है। देखिए DRDO की स्थापना की बात करें तो 1958 में रक्षा विज्ञान संगठन के साथ में भारतीय सेना के तत्कालीन जो पहल है उसमें चल रहे तकनीकी विकास प्रतिष्ठान और तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय में एकीकरण से DRDO की स्थापना हुई थी। तो एग्जीबिटर ऑफ द ईयर अवार्ड से इसको प्रदान किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आंध्र प्रदेश की किस परियोजना ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोलावरम परियोजना है आंध्र प्रदेश की, पोलावरम परियोजना। उसने 24 घंटों में 32,100 घन मीटर कंक्रीट डालकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये अपना इन्होंने नाम दर्ज करवाया है। ये जो परियोजना है पोलावरम परियोजना, इसमें 21,580 घन मीटर में मौजूदा रिकॉर्ड को पार किया है, जिसे अब्दुल वहीद बिन सबीब RALS कॉन्ट्रैक्टिंग LLC और अल्फा इंजीनियरिंग कंसल्टेंट के द्वारा दुबई में वर्ष 2017 में इसको बनाया गया था। पोलावरम जो सिंचाई परियोजना है वो एक बहुउद्देशीय टर्मिनल जलाशय है जिसकी परिकल्पना सिंचाई आवश्यकता को पूरा करने के लिए की गई है। तो कौन सी परियोजना है ये? पोलावरम परियोजना। क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पश्चिमी बंगाल ने कॉलेज शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी वृद्धि कर दी है? क्या करेगा सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि करके? जो मतलब बेरोजगार नए नए आ रहे हैं दिन भर कॉलेज, हर साल कितने ग्रेजुएट पास होते हैं उनको तो मौका दे, वो तो अच्छी बात है। लेकिन अब जिन्होंने 60 साल 62 साल, ऑलरेडी इनकी 62 साल है, 62 साल पहले से ही मतलब इनकी है नौकरी करने की एज, अब इनको बढ़ाकर ममता बनर्जी ने कितना कर दिया है? 65 साल कर दिया है। हद है मतलब। अब ये 5 साल और नौकरी करेंगे उसके बाद भी रिटायर होंगे, तो 5 साल में और कितने बेरोजगार होंगे जिनको पहले से सीट नहीं मिलेगी। तो ये मतलब गलत डिसीजन लिया है ममता बनर्जी ने, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल के लिए कितना भी काम करते हो अच्छे, लेकिन ये उसका लिए गलत डिसीजन है मेरे हिसाब से। तो देखिए 62 से लेकर 65 वर्ष है वो कॉलेज शिक्षकों की रिटायरमेंट की उम्र है। वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी है उसके द्वारा किया गया है। इसके अलावा कॉलेज के तो हैं ही, और इसके अलावा जो कुलपति हैं उनकी आयु भी 65 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? 70 वर्ष कर दी है। 65 से बढ़ाकर 70 वर्ष उनकी आयु कर दी है। ये जो कदम है इसका उद्देश्य ये कहकर लिया गया है कि उनकी सेवाओं का लंबी अवधि के लिए उपयोग किया जा सके। अब जो व्यक्ति 62 साल की एज में आज रिटायरमेंट हो रहा है, वो जिस टाइम पे मतलब जॉब लगा था उस टाइम पे उसके सिलेबस में क्या आता था और आज वो क्या पढ़ा रहा है, मतलब सिलेबस में दिन रात का चेंज हो गया। उसकी सेवाओं का लाभ लेके ये स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मुझे तो बताओ पहले। मतलब जो नए भर्ती हो रहे हैं उनको तो पता है सिलेबस में क्या है और क्या, लेकिन ठीक है ये जो फैसला है वो ममता बनर्जी के द्वारा लिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सरकार ने प्रिंट मीडिया के लिए विज्ञापन दरों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 25% की वृद्धि कर दी है। देखिए सरकार ने प्रिंट मीडिया के लिए विज्ञापन की जो दरें हैं उसमें 25% की वृद्धि है वो कर दी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रिंट मीडिया की मौजूदा विज्ञापन दरों में 25% की वृद्धि की है। ये जो निर्णय है वो मंत्रालय की एक संरचना समिति के द्वारा इनकी गई जो सिफारिशें हैं उनके आधार पर यह निर्णय है वो लिया गया था। विज्ञापन दरों का जो अंतिम संशोधन वर्ष है 2013 में किया गया था, जब वर्ष 2010 की दरों में 19% की वृद्धि की घोषणा की गई थी और अभी फिलहाल 25% की वृद्धि की घोषणा है वो की गई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014 के बाद से जूट उत्पादकों के निर्यात में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? देखिए 24% की वृद्धि है वो दर्ज की गई है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री जो स्मृति ईरानी है, स्मृति जुबिन ईरानी इनका पूरा नाम है, उनके अनुसार विविध जूट उत्पादों के निर्यात में 24% की वृद्धि है वो दर्ज की गई है 2014 के बाद से। तो मंत्रालय जो अधिक मुनाफा प्राप्त करने के लिए जो बुनकर हैं उनको बड़ी कंपनियों से जोड़ने का प्रयास भी कर रहा है। तो 24% क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, विश्व बैंक के अध्यक्ष जो 1 फरवरी 2019 को रिटायरमेंट होंगे, तो देखिए रिटायरमेंट नहीं हो रहे हैं, हालांकि ये अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। इनका जो कार्यकाल होगा वो तो 2022 में पूरा होगा, लेकिन अभी ये अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं 1 फरवरी 2019 को। इनका नाम है जिम योंग किम। जिम योंग किम है इनका नाम, 58 साल के हैं ये। 2022 में अपने कार्यकाल की समाप्ति करेंगे, लेकिन कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही 1 फरवरी 2019 को अपने पद से इस्तीफा देंगे। देखिए 1 फरवरी 2019 को इस्तीफा देने के बाद में इनकी जगह लेंगी क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, जो कि विश्व बैंक के CEO अंतरिम अध्यक्ष की भूमिका 1 फरवरी 2019 से ये निभाएंगी। अध्यक्ष जो होता है वो विश्व बैंक समूह का प्रमुख होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक की अध्यक्षता करता है और विश्व बैंक समूह के समग्र प्रबंधन के लिए उत्तरदायी भी होता है। तो जिम योंग किम है वो अपने पद से इस्तीफा देंगे। नेक्स्ट आपको दे रखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन
किया है। तो कितने सदस्यीय समिति का गठन किया है? 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। आरबीआई ने डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए डिजिटल भुगतान पर 5 सदस्यीय जो समिति है उसका गठन किया है। यूआईडीआई के पूर्व अध्यक्ष जो नंदन नीलकेणी है उसकी अध्यक्षता वाली समिति में आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर श्री HR खान और जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पूर्व सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा है वो इसमें शामिल होंगी। तो कितने सदस्यीय समिति का गठन किया गया था? 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था जिसने ये फैसला लिया है। देखिए नेक्स्ट है, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने कौन सी योजना शुरू की है? तो केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने यौन बैंक योजना शुरू की है। यार्न बैंक योजना शुरू की है केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने। पावर टैक्स इंडिया योजना के एक घटक के रूप में यार्न बैंक योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य है, देखिए यार्न क्या होता है, आपका जो कच्चा धागा होता है उसको यार्न कहा जाता है। तो इसका उद्देश्य यही रखा गया है कि कच्चा धागा है उसकी कीमतों की जो अस्थिरता होती है, यानी कि कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है, तो उसको दूर करना ही इस ये जो यार्न बैंक योजना है इसका उद्देश्य रखा गया है। पावर टैक्स इंडिया पावरलूम सेक्टर के विकास के लिए एक यह व्यापक योजना है। तो केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने कौन सी योजना शुरू की है? यार्न बैंक योजना शुरू की है। नेक्स्ट आपको देखा है, किस पत्रकार को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन से पुरस्कार को किया गया है? एक अनुभवी पत्रकार है दीनू रणदीप, पत्रकार दीनू रणदीप है, उनको मंत्रालय और विधिमंडल वर्तहार संघ के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। ये जो पुरस्कार है वो महाराष्ट्र विधानमंडल और सचिवालय को समाविष्ट करने वाले पत्रकारों का संघ है। श्री रणदीप की बात करें तो आज़ादी की लड़ाई, संयुक्त राष्ट्र आंदोलन और गोवा मुक्ति आंदोलन में ये जो दीनू रणदीप है इन्होंने भाग लिया था। फिर लास्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, बिमल रॉय मेमोरियल एंड फिल्म सोसाइटी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? आशा पारेख और फारूक शेख को सम्मानित किया गया है। अनुभवी अभिनेत्री हैं आशा पारेख और दिवंगत अभिनेता हैं फारूक शेख। उनको प्रसिद्ध फिल्म निर्माता बिमल रॉय की 52वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में शिवाजी पार्क के सावरकर हॉल में बिमल राय मेमोरियल जो फिल्म सोसाइटी है उनके द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि फिल्म उद्योग के अकीर्तित अभिनेताओं को पुरस्कृत करना है। निर्देशक जो अनंत महादेवन और अमित राय को भी उनके अभिनेताओं परेश रावल और जैकी श्रॉफ के साथ सामाजिक रूप से प्रासंगिक फिल्में बनाने के लिए इनको पुरस्कार प्रदान किया गया है। बिमल राय मेमोरियल ट्रॉफी भारतीय फिल्म उद्योग के कलाकारों और अन्य योगदानकर्ताओं के साथ साथ में एक युवा फिल्म निर्माता को सम्मान करती है। ये जो बिमल राय मेमोरियल एंड बिमल सोसाइटी है इनके द्वारा वर्ष 1997 से प्रत्येक वर्ष ये पुरस्कार वो प्रदान किए जाते हैं। तो आशा पारेख और फारूक शेख हैं जिनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से अपन ने बात की है 10 जनवरी 2019 से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी के बारे में अपन ने बात की है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके मोटिवेट जरूर करें ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरीके से करंट अफेयर्स वो प्रोवाइड करवाता रहूं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें ताकि उनको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। और अभी तक आप हमारे चैनल के नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके।